गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में अपन ने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे क्रिस्टलीय जालक और एकक कोष्ठिका। क्रिस्टलीय जालक क्या होता है? जो अवयवी कण है उनकी एक नियमित व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय जालक। जैसे ये अवयवी कण है बिखरे हुए हैं, इन अवयवी कणों को अगर मैं एक व्यवस्थित कर दूं, जैसे ये व्यवस्थित कर दिया, पहले बिखरे हुए थे अब इनको एक व्यवस्था में कर दिया। अब मैं इन अवयवी कणों को मिला रहा हूं एक रेखा के द्वारा खींचकर। ये बन गया क्रिस्टलीय जालक। कहने का मतलब अवयवी कणों की एक नियमित व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय जालक। अब आएगा एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका क्या होती है? क्रिस्टलीय जालक का एक छोटा सा भाग जिसे बार बार रिपीट करने पर, पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टलीय जालक का निर्माण होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? एकक कोष्ठिका। जैसे ये एक एकक कोष्ठिका है, इस क्रिस्टलीय जालक का एक छोटा सा भाग है जिसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं, तो इसको जिसे वापस क्या बन जाएगा? क्रिस्टलीय जालक। तो इसको अपन क्या कहेंगे? एकक कोष्ठिका। क्रिस्टलीय जालक का एक छोटा सा भाग जिसे बार बार पुनरावृत्ति करने से पुनः क्रिस्टलीय जालक का निर्माण हो जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं? एकक कोष्ठिका। तो इसको कहते हैं एकक कोष्ठिका। और ये संपूर्ण जो बना हुआ है इसको कहेंगे क्रिस्टलीय जालक। अब अपन यहां पर एकक कोष्ठिका के पैरामीटर पढ़ेंगे। तो एकक कोष्ठिका के पैरामीटर में देखना 6 पैरामीटर होते हैं। पहला तो जैसे ये भुजा हुई ए, दूसरा ये हो गई बी, ये हो गई सी, तीसरे इनके 3 कोण पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच का अल्फा, ये बीटा, ये गामा। 6 पैरामीटर होते हैं एकक कोष्ठिका के। पहला ये एक्स दिशा वाली भुजा ए हो गई, दूसरा वाई वाली बी हो गई, तीसरी जेड वाली सी हो गई। फिर इनका एंगल यानी कोण, इन दोनों के बीच का कोण अल्फा, इनका बीटा और इनका क्या हो गया? गामा। ठीक है, ये हो गए इनके क्या? 6 पैरामीटर। इसके बाद अगला देखना एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो एकक कोष्ठिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है साधारण एकक कोष्ठिका और एक होती है केंद्रित एकक कोष्ठिका। पहला आएगी साधारण एकक कोष्ठिका, दूसरी आएगी केंद्रित एकक कोष्ठिका। सबसे अपन पहले पढ़ेंगे साधारण एकक कोष्ठिका के बारे में, जिसे अपन कहते हैं एससीसी। इसमें क्या होता है? जो अवयवी कण है वो सिर्फ कोने पर स्थित होते हैं। साधारण एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कहां स्थित होंगे? सिर्फ कोने पर। यानी एक ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोने पर स्थित होते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? साधारण एकक कोष्ठिका। दूसरी आएगी केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसके आगे प्रकार आएंगे केंद्रित एकक कोष्ठिका में। प्रकार में पहला तो आ जाएगा काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, या अंतर केंद्रित भी कह सकते हैं इसको। दूसरा आएगा फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। और तीसरी आएगी अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। साधारण एकक कोष्ठिका। साधारण एकक कोष्ठिका का मतलब ये होता है कि इसमें अवयवी कण सिर्फ एकक कोष्ठिका के कोने पर स्थित रहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? साधारण एकक कोष्ठिका। अब
केंद्रित एकक कोशिका यानी कोने पर तो स्थित रहेंगे, इनके अलावा बाकी स्थानों पर भी उपस्थित रहते हैं, उनको अपन यहाँ पर क्या कहेंगे, केंद्रित एकक कोशिका। इसके तीन प्रकार है, काय केंद्रित, फलक केंद्रित और अंत्य केंद्रित। ठीक है, अब इन सभी को मैं डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन सब एकक कोशिकाओं को डायग्राम के साथ समझा रहा हूं, ढंग से समझना, बहुत सिंपल है। ये हो गई यहां पर साधारण एकक कोशिका। दूसरा, फलक काय केंद्रित एकक कोशिका। तीसरी आएगी फलक केंद्रित एकक कोशिका। तीसरी आ गई यहां पर अपने फलक केंद्रित एकक कोशिका। और अगली आ जाएगी अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। देखना, सबसे पहली साधारण एकक कोशिका, दूसरी आ गई काय केंद्रित एकक कोशिका, तीसरी अगला जो है फलक केंद्रित एकक कोशिका। हाँ, अब समझना ढंग से, बहुत सिंपल है। साधारण एकक कोशिका यानी ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ कोने पर स्थित रहते हैं। घन के कितने कोने होते हैं? 8। तो इसमें 8 परमाणु हैं या 8 कोई भी अवयवी कण। अवयवी कण परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसमें जो 8 अवयवी कण हैं वो इसके कोने पर स्थित रहते हैं। काय केंद्रित एकक कोशिका यानी इसके अंदर 8 परमाणु तो इसके अंदर कोने पर रहेंगे, लेकिन एक परमाणु कहाँ रहेगा? केंद्र में रहेगा। फलक केंद्रित एकक कोशिका यानी 8 परमाणु तो कोने पर रहेंगे, लेकिन 6 फलक होते हैं, हर एक फलक के केंद्र में एक एक परमाणु रहेगा। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका यानी 8 परमाणु तो कोने पर रहेंगे, कोई भी दो विपरीत फलक होंगी उनके बीच में 2 परमाणु रहेंगे। सिंपल सी परिभाषा है। अगर साधारण एकक कोशिका की परिभाषा कहें तो इसमें कहेंगे ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण सिर्फ एकक कोशिका के कोने पर स्थित हो, उसको अपन कहेंगे साधारण एकक कोशिका। काय केंद्रित एकक कोशिका ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण एकक कोशिका के कोने पर भी उपस्थित होते हैं, एक अवयवी कण इसके एकक कोशिका के केंद्र में स्थित रहता है।
फलक केंद्रित एक कोष्टिका यानी ऐसी एक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण एक कोष्टिका के कोने पर स्थित रहेंगे और प्रत्येक फलक के बीच में स्थित रहेंगे। अंत्य केंद्रित एक कोष्टिका यानी ऐसी एक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण एक कोष्टिका के 8 कोने यहाँ पर भी स्थित होगा और कोई भी जो दो विपरीत फलक है उनके बीच में रहेगा, कोई भी दो आमने सामने की फलक है वहां पर रहेगा। ठीक है, 6 फलक होते हैं। जैसे एक बंद कमरा है, बंद कमरे की अगर सतह गिने, जैसे ऊपर वाला फ्लोर, नीचे वाला फ्लोर, सामने वाली दीवार है, टोटल कितने हुए 6, तो 6 फलक होते हैं। तो हर एक फलक के बीच में एक परमाणु रहेगा। इसमें आमने सामने वाली फलक कोई भी दो विपरीत ऑपोजिट वाली सतह है उनमें रहेगा। ठीक है, अब इनके अंदर पढ़ेंगे अपन परमाणुओं की संख्या कि इनमें कुल परमाणु कितने हैं। अभी यहाँ पर जितने भी मैंने परमाणु रखे हैं इनको जालक बिंदु कहते हैं। जैसे इसमें टोटल 8 और 6 टोटल कितने हुए 14, तो इसमें जालक बिंदु 14 है। अगर मैं साधारण एक कोष्ठक की बात करूं तो इसमें जालक बिंदु जो है टोटल कितने हैं 8 है। इसमें जालक बिंदु की बात करूं तो टोटल 8 और ये कितने हैं 9 है। इसमें जालक बिंदु की बात करूं 8 और 6 14 है। इसमें जालक बिंदु 8, इसमें 9, इसमें 14 और इसमें जालक बिंदु 10 है। जो इसके कोने पर फलक में केंद्र में रखे हुए हैं उनको अपन अभी अवयवी कणों को जालक बिंदु कहेंगे। तो साधारण एक कोष्ठिका में जालक बिंदु 8 हुए, इसमें जालक बिंदु 9 हुए, इसमें जालक बिंदु 14 हुए, इसमें जालक बिंदु 10 हुए। अब अपन पढ़ेंगे कुल परमाणु। अब परमाणु के अंदर क्या करना है, इस जालक एक कोष्ठिका के अंदर कितना भाग है वो परमाणु के अंदर आएगा। तो ये जो कोने पर परमाणु रखा हुआ है इसका 1/8 भाग ही अंदर है, बाकी वाला भाग बाहर है। पूरा परमाणु अंदर नहीं रखा हुआ है। एक कोष्ठिका है, जैसे एक बंद कमरा, इस बंद कमरे के कोने पर अगर कोई फुटबॉल रख दें तो वो फुटबॉल पूरी अंदर नहीं है, उसका 1/8 भाग अंदर है, बाकी वाला भाग बाहर है। तो अपन को सिर्फ अंदर वाला भाग देखना है। तो मैं यहाँ पर एक परमाणु ले रहा हूं, ये कोने पर रखा हुआ, इसका 1/8 भाग, ये 8 भाग हुए। अब इसमें से मैं 1/8 भाग है ये अलग कर रहा हूं। तो ये वाला जो भाग है ये ही एक कोष्ठिका के अंदर है, बाकी वाला भाग बाहर है। यानी 1/8 भाग है वो तो रहता है अंदर, बाकी वाला भाग रहता है बाहर। ढंग से समझना इस चीज को। जो एक कोष्ठिका के कोने पर परमाणु रखे हुए हैं उस परमाणु का 1/8 भाग एक कोष्ठिका के अंदर रहता है, बाकी वाला भाग बाहर आता है। अपन को सिर्फ अंदर वाला भाग गिनना है कि अंदर कितना भाग है। अब 1/8 सभी 8 परमाणुओं के हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कुल परमाणु 1/8 × 8 यानी कितने हुए 1। यानी इन 8 को हटाकर मैं ये परमाणु अंदर रख दूं तो भी वही बात है, और 8 परमाणु कोने पर रखूं तो भी वही बात है। अपन को तो सिर्फ ये देखना है कि एक कोष्ठिका के अंदर कितने परमाणु हैं। तो अंदर कुल परमाणुओं की संख्या गिनने के लिए उन सब भागों को जोड़ेंगे और कितना परमाणु बन रहा है। तो मैं इन सब 8 भागों को, अगर मैं जो 1/8 भाग है सभी 8 भागों को जोड़ूं तो एक परमाणु बनेगा। यानी एक कोष्ठिका में कुल परमाणु कितना हुआ 1। तो यहां पर लिखेंगे इसमें कुल परमाणु 1। इसी प्रकार इसमें भी 8 परमाणु है कोने पर, तो कोनों की वजह से तो एक परमाणु हुआ, और एक परमाणु तो पूरा ही अंदर है, तो एक परमाणु तो 8 की वजह से होगा और एक अंदर ही है। तो यानी इसमें कुल परमाणु 1/8 × 8, एक तो ये हो गया और एक केंद्र में है, यानी टोटल कितने परमाणु हुए 2। क्योंकि 8 यानी इसका तो 1/8 भाग ही अंदर है, बाकी वाला भाग बाहर है। अपन को बाहर वाले भाग से कोई लेना देना नहीं है, अपन को तो ये देखना अंदर कितना भाग है। तो अंदर कितने परमाणु हुए 1, और ये तो पूरा ही अंदर है, तो टोटल कितने हो गए 2। फलक केंद्रित एक कोष्ठिका है, इसमें भी 8 परमाणु कोने पर है, तो इसमें 1/8 × 8 यानी 1। अब फलक के अंदर क्या होता है, इसमें आधा परमाणु अंदर रहता है और आधा बाहर रहता है। तो आधा अंदर आधा बाहर, यानी अपन को तो सिर्फ अंदर वाला गिनना है। तो आधा ये दूसरा आधा, यानी 2 परमाणुओं से मिलकर एक परमाणु बनेगा। तो 6 से कितना बनेंगे 3 परमाणु, यानी 1/2 × 6 बराबर 3। तो टोटल परमाणु हो गए यहां पर 4, क्योंकि इसमें आधा परमाणु अंदर है और आधा बाहर है। अपन को तो अंदर से लेना देना, बाहर वाले परमाणु से कोई लेना देना नहीं है।
तो अंदर आधा परमाणु है, यानी दो आधे परमाणु मिलकर एक परमाणु बनेंगे, तो दो मिलकर एक परमाणु बनाए तो यहाँ पर टोटल 6 है, तो 6 से कितने परमाणु बनेंगे 3, तो 3 ये हो गए, और 8 कोने पर है ही है उसका एक परमाणु बन रहा है, तो 3 है और एक टोटल कितने हो गए 4 परमाणु। वैसे कि वैसे इसमें 8 परमाणु कोने पर है, तो 1/8 × 8 बराबर 1, और फलक दो फलक पे रखा हुआ आधा आधा परमाणु 1 होगा, तो 1/2 × 2 बराबर 1, यानी टोटल परमाणु कितने हुए 2। तो साधारण एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु 1, काय केंद्रित या अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु 2, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु 4 और अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में कुल परमाणु 2, और जालक बिंदु उनमें सबको जोड़ना है। तो इसमें जालक बिंदु 8 हुए, इसमें 9 हुए, इसमें 14 हुए और इसमें 10 हुए। इस चीज को ढंग से समझना कि कोने पर जो परमाणु स्थित है उसका सिर्फ 1/8 भाग ही अंदर है, बाकी वाला भाग बाहर है, और अपन को सिर्फ अंदर वाले भाग को ही गिनना है। तो 1/8 भाग अंदर है, तो 8 परमाणु के 1/8 भाग को जोड़ेंगे तो पूरा एक परमाणु बनेगा। ये 1/8 भाग अंदर है, अब 1/8 भाग को मैं तोड़ के वापस जोड़ूं तो ये एक परमाणु बन रहा है, तो कुल परमाणु 1 हुआ। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है, उसमें एक परमाणु का आधा भाग ही अंदर है, बाकी वाला भाग बाहर है, अपन को अंदर वाला भाग गिनना है, तो अंदर वाला भाग आधा है, दूसरे परमाणु का आधा है, तो आधा आधा मिलकर एक परमाणु बनेगा, यानी दो परमाणु से मिलकर एक परमाणु बन रहा है, 2 से 1 बन रहा है, तो 6 से कितने बनेंगे 3, तो कुल परमाणु यहाँ पर फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कितने हुए 4, 3 तो इनके केंद्र की वजह से और 8 कोने की वजह से, 8 कोनों पे 1 हुआ, फलक का 3 हुआ, 3 और 1 4 हो गए, और यहाँ पर कितने हो गए 2 हो गए। ठीक है, ये चीज नोट कर लेना। अब इसके बाद इनमें त्रिज्या और भुजा में संबंध अपन ज्ञात करेंगे। इसका इंग्लिश नाम भी ध्यान रखना है, इसको कहते हैं SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको कहते हैं BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको कहते हैं FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको कहते हैं ECC। नेक्स्ट आएगा इनके अंदर रेडियस यानी त्रिज्या और भुजा की लंबाई है, इनमें संबंध। परमाणु की जो त्रिज्या है और ये जो एकक कोष्ठिका की भुजा की लंबाई है उनके अंदर क्या संबंध है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे साधारण एकक कोष्ठिका के लिए त्रिज्या और भुजा में संबंध। मैंने बताया था साधारण एकक कोष्ठिका में परमाणु कहाँ रखे होते हैं, एकक कोष्ठिका के कोने पर। तो इनके अंदर वास्तव में जो परमाणु रखे होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, यानी एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, बिल्कुल ये इस अवस्था में रहते हैं। चारों परमाणु एक दूसरे से चिपके हुए, ध्यान रखना। वास्तव में एकक कोष्ठिका के कोने पर जो परमाणु है, आठों परमाणु, वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। तो अब यहां पर मैं एक फलक को ले रहा हूं, जैसे ये फलक लिया मैंने, इस फलक की जो भुजा की लंबाई वो है a है। अब यहां पर मैं ये फलक है, इसके ऊपर 4 परमाणु रख रहा हूं, जैसे ये पहला परमाणु, ये दूसरा परमाणु, ये तीसरा परमाणु और ये चौथा परमाणु। आठों कोने पर परमाणु इस प्रकार रखे होते हैं, ध्यान रखना। एक साधारण एकक कोष्ठिका के कोने पर 8 परमाणु होते हैं और ये जो कोने पर परमाणु है बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, बिल्कुल इस अवस्था में रहते हैं। अब माना परमाणु है, इसकी त्रिज्या है r, भुजा की लंबाई मैंने बताई है a, तो यहाँ पर जितने भी परमाणु हैं सबकी जो त्रिज्या है वो r है, भुजा की लंबाई इनकी पूरे सबकी a है। तो इसमें क्या संबंध हुआ, 2r बराबर a, तो r बराबर क्या हो गया a/2, यानी साधारण एकक कोष्ठिका के लिए
त्रिज्या और भुजा में संबंध होता है r बराबर a/2। दूसरा इसी प्रकार अपन पढ़ेंगे FCC यानी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, उसके लिए त्रिज्या और भुजा में संबंध, उसमें भी परमाणु बिल्कुल पास पास रहते हैं, लेकिन एक परमाणु बीच में आने से इनके अंदर थोड़ा सा गैप आ जाएगा। जैसे देखना, यहां पर एक फलक बना रहा हूं मैं, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका का, जैसे ये फलक है, इस फलक के बीच में मैंने बताया था एक परमाणु स्थित होता है, जैसे ये स्थित है, बाकी परमाणु इसके कोने पर स्थित रहते हैं। ये इस तरह से। अब ये परमाणु के बीच में आने से इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, ध्यान रखना। 8 परमाणु कोने पर रहेंगे, एक फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में मैंने बताया था 8 परमाणु तो रहते हैं एकक कोष्ठिका के कोने पर और 6 परमाणु रहते हैं प्रत्येक फलक के बीच में। आठ परमाणु तो एकक कोष्ठिका के कोने पर रहेंगे और 6 परमाणु हैं वो प्रत्येक फलक के केंद्र में स्थित हैं। लेकिन वास्तव में परमाणु रहता कैसे है? इस प्रकार से स्थित रहते हैं। अब ये परमाणु मैंने पहले बताया था पास पास रहते हैं, लेकिन ये परमाणु जो बीच में आ जाएगा तो ये इन परमाणु के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा। अब देखना, इनके अंदर भुजा की लंबाई है a, ये सारी भुजा की लंबाई a ही है। यहाँ पर जो भी मैंने एक फलक लिया है पर्टिकुलर उदाहरण के लिए, त्रिज्या जो है यहाँ पर परमाणु की वो है r, ये r त्रिज्या। अब इसमें r और a में संबंध निकालना है, तो देखना यहां पर एक त्रिभुज बन गया है a और a, ये इस प्रकार से, इसकी लंबाई a हो गई, इसकी a हो गई, यहां पर टोटल लंबाई हो गई 4r। ये a है, ये a है, ये 4r है। तो अब इसमें क्या संबंध आ गया देखना, कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण यहां पर क्या 4r, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब a का स्क्वायर प्लस आधार a का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहां पर आ जाएगा 4r का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब इन दोनों का करेंगे रूट, तो यहां आ जाएगा 4r बराबर अंडर रूट का 2a, तो r बराबर आ गया रूट 2a/4। अब इसको मैं अंडर रूट 2 से ही गुणा कर रहा हूं, अंडर रूट 2 का ही भाग दे रहा हूं, तो अंडर रूट 2 इंटू 2 आ जाएगा, ये 4, तो r का आ गया a/2√2। ये संबंध आ गया किसके लिए? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए त्रिज्या और भुजा में। ध्यान रखना, इसमें जो फलक है इसके केंद्र में एक परमाणु स्थित होता है, जिसके कारण ये जो परमाणु थोड़ी दूर हो जाते हैं। हर एक परमाणु की त्रिज्या r है, तो यहाँ पर ये r, ये r, ये लंबाई तो हो गई 4r, ये भुजा की लंबाई अपन ने a ली है, ये a ली है, तो एक त्रिभुज बन गया a और 4r। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 4r का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 4r का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो 4r का स्क्वायर, इस दोनों का रूट लेंगे तो 4r बराबर रूट 2 है, तो r बराबर रूट 2a/4। मैं इसको रूट 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रूट 2 का ही भाग दे रहा हूँ, तो रूट 2 इंटू 2, 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो a r बराबर रहेगा a/2√2। ये रिलेशन किसके लिए आ गया? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका के लिए त्रिज्या और भुजा में। अब पढ़ेंगे अपन BCC यानी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका है, उसके लिए त्रिज्या और भुजा में संबंध। इसमें परमाणु रखा होता है जस्ट यहाँ बीच में, एक रखा 8 कोने पर तो होता ही है, बाकी परमाणु यहाँ कोने पर होते हैं।
ठीक है, अब इसमें कैसे संबंध निकालेंगे देखना, इसको थोड़ा ढंग से समझना। हर एक परमाणु की त्रिज्या इसमें भी आर है, भुजा की लंबाई ए है ये। अब ये जो फलक है, इस फलक के अंदर यहां पर ये किसके इक्वल आया था अपने 4r के इक्वल आया। इसके लिए अगर मैं बताऊं, यहां पर ये वाली त्रिज्या 4r थी और यहां 4r किसके इक्वल आया था, √2a के इक्वल आया। अपन ने अभी ये जो त्रिज्या निकाली 4r, ये a है, ये a, ये वाला जो 4r है, यहां पर 4r किसके इक्वल आया, √2a के इक्वल आया। यानी ये वाली भुजा की लंबाई तो यहाँ √2 है, ये वाली भुजा की लंबाई है a और ये वाली भुजा की लंबाई है 4r, यानी ये वाली कितनी है 4r। ढंग से समझना, ये वाली भुजा की लंबाई 4r है और ये वाली कितनी है, यहां पर अब यहाँ परमाणु नहीं है 4r नहीं लिख सकते, लेकिन अगर इसको जो रिलेशन निकाले a और a का, अगर ये वाली भुजा की लंबाई a है, ये a है, तो ये √2a के बराबर होगा। अगर ये a है, ये a है, तो ये किसके इक्वल आएगा, √2a के इक्वल आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये फलक है, ये इस फलक के अंदर ये a है, ये a है, ये मैं x मान रहा हूं। तो पाइथागोरस प्रमेय से x² बराबर a² प्लस a², यानी x² बराबर 2a², यानी x बराबर √2a। तो यहां पर ये जो फलक दिख रहा है, ये फलक है, ये भुजा की लंबाई a है, ये है, ये मैंने x माना है, तो x किसके बराबर हुआ, √2a के बराबर, यानी लंबाई √2 है, ये a है, और यहां पर परमाणु क्या है वो किसके बराबर है, 4r के बराबर। यहां पर भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब तुम्हें डायग्राम में ऐसा लग रहा है ये है लंब, ये है आधार, ये है कण, जबकि ऐसा नहीं है। इसको प्रैक्टिकली समझना, जैसे एक बंद कमरा है, बंद कमरे में ऊपर वाला कॉर्नर और नीचे वाला कॉर्नर, इन दोनों कॉर्नर को अगर मिलाएं, प्रैक्टिकली समझना, बंद कमरा है, बंद कमरे के ऊपर वाला कॉर्नर और नीचे वाला कॉर्नर, अगर ऊपर वाले कॉर्नर को नीचे वाले कॉर्नर से मिलाएंगे तो बीच वाला तो बनेगा कर्ण। तो ये तो है ऊपर वाला कॉर्नर, ये है नीचे वाला कॉर्नर, ये तो बनेगा कर्ण। फिर जो ये दीवार है, इस दीवार ये तो हो जाएगी लंब और ये नीचे वाला हो जाएगा आधार, जो ये आधार ठीक हो जाएगा। यानी ये तो होगा लंब, ये होगा आधार, ये होगा कर्ण। डायग्राम से अगर तुम देखोगे तो इसमें उल्टा दिख रहा है, डायग्राम में तुम्हें ये लंब दिखेगा, ये आधार दिखेगा, ये कर्ण दिखेगा, जबकि ऐसा नहीं। इसको प्रैक्टिकली समझना है कि एक बंद कमरा है, इस बंद कमरे के जैसे ऊपर वाला कॉर्नर हो गया और इसके नीचे वाला कॉर्नर, यानी ऊपर वाला कॉर्नर तो हो गया ये और नीचे वाला कॉर्नर ये हो गया। ऊपर वाला कॉर्नर और नीचे वाले कॉर्नर को मिलाओ, जो ऊपर वाले कॉर्नर को दूसरे सामने वाले नीचे वाले कॉर्नर से मिलाओगे तो बीच में बिल्कुल कर्ण बनेगा, और ये जो सामने वाला है ये लंब बनेगा और ये नीचे वाला है वो बनेगा आधार। तो यहां पर ध्यान रखना, ये तो यहां पर हो गया लंब, ये जो है आधार, ये हो गया कर्ण। तो कर्ण यहां पर आएगा 4r का होल स्क्वायर बराबर लंब आ जाएगा a² प्लस आधार आ जाएगा यहां पर √2a का होल स्क्वायर। तो 4r का होल स्क्वायर बराबर a² √2a का स्क्वायर हो जाएगा 2a², ये हो जाएगा 3a² बराबर 4r का होल स्क्वायर। दोनों का रूट लेंगे तो आ जाएगा इसका 2r। यहां पर r ये 4r के इक्वल आया था अपने, तो इसका आ गया 4r का स्क्वायर a² √2a का होल स्क्वायर, √2a का 2a² 2 और 2 कितना हो गया 3a। अब देखना 4r का होल स्क्वायर है, अब दोनों का रूट लेंगे तो रूट आएगा यहाँ 4r बराबर √3a, तो r बराबर आ जाएगा √3a/4। ये रिलेशन आ गया किसके लिए, एफसीसी के लिए। तो ये तो हो गया यहाँ पर कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो कर्ण स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 4r का स्क्वायर बराबर a² प्लस √2a²। तो यहाँ पर 4r का स्क्वायर बराबर a² √2a का स्क्वायर 2a², ये हो गया 3a का स्क्वायर। अब 4r का स्क्वायर इन दोनों का रूट लेंगे तो 4r का स्क्वायर का रूट 4r, इसका आ जाएगा √3a, और फिर इसका जो है r बराबर आ जाएगा √3a/4। ये रिलेशन आ गया किसके लिए, एफसीसी के लिए। ठीक है, नोट कर लेना। तो साधारण एकक कोष्ठिका के लिए अपनी रिलेशन आया था r बराबर a/2, फलक केंद्रित के लिए आया था r बराबर a/2√2, और ये अंतर केंद्रित के लिए आया r बराबर √3a/4। ये तीनों रिलेशन ध्यान रखना, नोट करें।